बहराइच मेरा मूल जनपद है। ये अधिकारी बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? तो इंटरमीडिएट में एक क्रेज हुआ करता था मेडिकल का और इंजीनियरिंग का। अभी फैमिली की स्थिति हमारी वैसी नहीं थी। हमारा बड़ा परिवार था और पापा ही अर्निंग का एक सोर्स हुआ करते थे फैमिली। आज भी है, थोड़ा अधिकारी बनने का एक चाम भी है। फाइनल सफलता किस वर्ष हाथ लगी के पास उसके बाद आपने अभी तक लगभग कितने वर्षों की नौकरी की और किन किन जिलों में अपनी सेवाएं दी? हमारे यहाँ एक वॉलेंटियर ग्रुप होता है विभाग में, मंगल दल, जिसमें युवकों का एक समूह होता है, जो वॉलेंटियर ग्रुप होता है, स्वयं सेवी संगठन होता है। ये जो हमारे प्रांतीय रक्षक दल होते हैं जवान, इनकी भूमिका क्या रहती है सुरक्षा की दृष्टिगत? तो ये कुछ ऐसी न्यूज मैंने देखी तो थी। और आप कुछ अपने रुचियों के बारे में बताइए, क्या कुछ रुचियां आपको पसंद? मूवीज देखने का शौक है, कुकिंग का शौक है, थोड़ा शेरो शायरी का भी शौक है। पोर्टल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से जनता भी प्रशासन तक बड़े आराम से पहुंच रही है। देश युवाओं का है और विश्व में सर्वाधिक युवा हमारे भारत देश में है। सर, युवाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? प्रस्ताव के रूप में हमारे पास जनपद में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसमें वो अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य सचिव हूँ। इस वे में जैसे जितने हमारे ब्लॉक स्तर पे जितने जवान होते हैं उनको कंपनी कहा जाता है। सर, युवाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत बेहतर कर सकता है। एक चीज हमेशा कहता हूं कि समाज का भविष्य, देश का भविष्य युवाओं के ही हाथों में है। ताकत लगाएं, खूब आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही समाज बढ़ेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने थैंक यू, आपने बुलाया, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूरज कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पयाकू टाइम्स। हमारे YouTube चैनल पयाकू टाइम्स पे आज से हम एक नया विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी श्रावस्ती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, कुछ अपने बारे में बताइए और अपने विभाग के बारे में, और कुछ और भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है और बहराइच मेरा मूल जनपद है। और इस समय मैं जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ श्रावस्ती में, जिसे जिला कमांडेंट पीआरडी भी प्रायः कहा जाता है। तो मैं वहीं तैनात हूँ श्रावस्ती में। सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? बहराइच में ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई है और स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक की पढ़ाई मैंने बहराइच से ही पूरी की है। तैयारी मैंने बाहर से की है। तैयारी सर कहाँ से की? तैयारी मैंने दिल्ली से की है, मुखर्जी नगर से। ये अधिकारी बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? मिडिल क्लास फैमिली का होने के नाते इंटरमीडिएट के बाद से मेरे मन में ख्याल आया कि प्रशासन के क्षेत्र को चुना जाए, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से था। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इंटरमीडिएट में एक क्रेज हुआ करता था इंजीनियरिंग और मेडिकल का, उसमें बड़ा क्रेज हुआ करता था। अभी भी है उसका क्रेज, लेकिन अभी फैमिली की स्थिति हमारी वैसी नहीं थी। हमारा बड़ा परिवार था और पापा ही अर्निंग का एक सोर्स हुआ करते थे फैमिली में। तो सिविल की तैयारी एक ऐसी तैयारी थी जिसमें आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर उसको मैंने क्षेत्र प्रशासन का क्षेत्र चुना और अधिकारी बनने की इच्छा हुई मन में कि यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये भी था कि आज भी है, थोड़ा अधिकारी बनने का एक चाम भी है। समाज में एक प्रतिष्ठित नजरिए से उसको देखा जाता है, तो उसके आकर्षण में भी कहीं ना कहीं झलक पैदा की। तैयारी से और सफलता के बीच में कितना समय लगा? लगभग 7 साल की तैयारी का समय मेरा लगा, थोड़ा अधिक लगा, इससे कम में भी तैयारी की जा सकती है। फाइनल सफलता किस वर्ष हाथ लगी? 2014 बैच का मैं हूँ। 2014 पीसीएस की वैकेंसी आई थी
और 2015 में मेरा रिजल्ट आया था, मुझे याद आ रहा है, और 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। पहली पोस्टिंग कहाँ पे मिली, किस जिले में? पहली पोस्टिंग मेरी थी कौशाम्बी में, इलाहाबाद के पास। उसके बाद आपने अभी तक लगभग कितने वर्षों की नौकरी की और किन किन जिलों में अपनी सेवाएं दी? अब 2016 में मेरी ज्वाइनिंग थी, और 2016 से लेकर के अभी तक लगभग मार्च 2016 की ज्वाइनिंग थी, तो 9 साल पूरे हो गए हैं, 10वां साल हमारी सेवा का चल रहा है। पहली पोस्टिंग मेरी कौशाम्बी में ही थी, लगभग 2 साल मैं वहां पर रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग बलरामपुर में हुई। बलरामपुर के साथ बीच में मुझे गोंडा का भी एडिशनल चार्ज रहा, और उसके बाद फिर गोंडा के बाद से फिर अभी जल्दी ही मेरा ट्रांसफर हुआ, 1 साल हुआ है श्रावस्ती, और वर्तमान में मुझे बाराबंकी का भी एडिशनल चार्ज है। सर, जैसा कि आपके पद का नाम है जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, इसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये विभाग 2 सेगमेंट में हम इसको देख सकते हैं। जो जैसे कि आपने कहा कि जो फर्स्ट हाफ है हमारे विभाग का युवा कल्याण, उसमें ग्रामीण खेलकूद के प्रोत्साहन का काम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का काम, और हमारे यहाँ एक वॉलेंटियर ग्रुप होता है विभाग में, मंगल दल, जिसमें युवकों का एक समूह होता है, जो वॉलेंटियर ग्रुप होता है, स्वयं सेवी संगठन होता है, उनको संचालन करने का काम, ये हमारा युवा कल्याण में आता है। और जो सेकेंड हाफ है प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, तो उसमें हमारे पास पीआरडी जवान होते हैं, जिसमें हम पुलिस विभाग के साथ सहयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। ये जो हमारे प्रांतीय रक्षक दल होते हैं जवान, इनकी भूमिका क्या रहती है सुरक्षा की दृष्टिगत? एक्चुअली जैसे पुलिस प्रशासन के साथ हमारा सहयोग रहता है, हमारे जवानों का सहयोग रहता है, और यातायात ड्यूटी हुई, थानों की ड्यूटी हुई, तो उसमें हमारे पीआरडी जवान भी भागीदारी अपनी करते हैं, और उसमें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका भी। अच्छा सर, अक्सर ये देखने को मिलता है कि पीआईडी जवानों को ड्यूटी के लेकर कोई समस्याएं रहती हैं या मानदेय को लेकर कुछ समस्याएं रहती हैं, इसको लेकर कैसे क्या प्लानिंग की जाती है? मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने ज्वाइन किया हुआ था, उस समय ड्यूटी काफी कम हुआ करती थी, तो इस तरीके की समस्याएं आती थी कि ड्यूटी हमारे पास कम होती थी, जवान ज्यादा होते थे, तो कई बार जवान इसको लेके थोड़ा परेशान रहते थे, तो कई बार मीडिया में या अन्यत्र जगहों पर भी इस तरीके की बातें आती थी कि साहब हमको ड्यूटी नहीं मिलती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, लगभग ड्यूटियां अब मिल रही हैं। 100% तो अभी भी नहीं कह सकते, कई जनपदों में 100% भी है, लेकिन लगभग लगभग ड्यूटी मिल जा रही है। लगभग 10 महीने की, 10-11 महीने की ड्यूटी, 9-10 महीने, 11 महीने की ड्यूटी लगभग हर एक जवान मिल जा रही है। अभी सर एक सूचना प्रकाश में आई थी कि शायद होमगार्ड के मानदेय के बराबर पीआईडी जवानों की भी मानदेय होगा, इस पर क्या कुछ जानकारी? अभी रिसेंटली हम जैसे मेरा एक ट्रेनिंग भी चल रहा था, अभी भी उसकी एक सेकेंड शिफ्ट बाकी है, तो ये कुछ ऐसी न्यूज मैंने देखी तो थी, और सुनाई भी पड़ा था कि शायद कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस पीआरडी जवानों ने किया था, और उसमें शायद, मैं एग्जैक्ट मुझे निर्णयादेश नहीं पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन आया है, बट इतना मुझे पता है कि शायद कुछ जवानों ने जिन्होंने रिट दायर की थी, उनको शायद इसी मानदेय के इक्वल या कुछ बढ़ा करके मानदेय प्राप्त हुआ है। बाकी अभी जब तक हमारे मुख्यालय से कोई इस तरीके का कोई आदेश नहीं आ जाता, तो अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। अच्छा, मान लीजिए किसी को पीआरडी ज्वाइन करना है तो उसके क्या अहर्ताएं क्या है? अहर्ताएं कक्षा 10 पास होने की अहर्ता अभी तक थी, और जिसमें शारीरिक अहर्ता भी होती है, 167.7 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर का। तो ये कुछ शारीरिक अहर्ता है। उसके अतिरिक्त वैकेंसी आती है तो कुछ विशेष अहर्ताएं भी हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को ड्राइविंग आती है, या किसी को
बागवानी वाला कोई काम आता है। तो इस तरीके के को भी हम लोग अधिमानी वरीयता मान सकते हैं कि इनको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं चयन करते समय। और इसकी बाकायदा वैकेंसी निकलती है, पीआरडी की वैकेंसी निकलती है विभाग से। और चूंकि अभी ड्यूटी के सापेक्ष हमारे यहाँ पीआरडी जवानों की संख्या, मतलब मेरे जनपद में ज्यादा है। जिन जनपदों में पीआरडी जवानों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, ड्यूटी अधिक होती है, या जैसे मान लीजिए कि लखनऊ हुआ या कानपुर हुआ, ऐसे जगहों पे जहां शायद लखनऊ में तो 100% ड्यूटी की संख्या ज्यादा है, पीआरडी जवानों की संख्या कम है। कई बार वहां पर अगल बगल के जनपदों से भी जवानों को लिया जाता है ड्यूटी के लिए, तो वहां पे तो वैकेंसी निकलने के थोड़े चांसेस ज्यादा है। हमारे यहाँ श्रावस्ती में अभी पीआरडी जवानों की संख्या चूंकि ड्यूटी के सापेक्ष ज्यादा है, इसलिए अभी उम्मीद है कि यहाँ पे शायद वैकेंसी ले। अच्छा सर, पीआरडी जवानों में महिलाओं की भी भूमिका क्या रहती है? हाँ, महिला पीआरडी जवान भी हमारे यहाँ होते हैं। और महिला थानों में इस समय लगभग हर एक जनपद में महिला थाने में पीआरडी जवान ड्यूटी में कार्यरत है। चलिए सर, अब आप कुछ अपने रुचियों के बारे में बताइए। क्या कुछ रुचियां आपको पसंद है? रुचियां जैसे थोड़ा और स्पष्ट करिए आप प्रश्न को, कि जैसे सर आपको क्या खेल में क्या पसंद है? ये खेल में जैसे क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है, और क्रिकेट देखना भी पसंद है, क्रिकेट खेलना भी पसंद है। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा म्यूजिक का भी शौक है, थोड़ा गाने गुनगुनाने का भी शौक है, थोड़ा म्यूजिक सुनने का भी शौक है, मूवीज देखने का शौक है, कुकिंग का शौक है, थोड़ा शेरो शायरी का भी शौक है। कोई 4 लाइन सुनाइए शेरो शायरी में। शेरो शायरी में कोई 4 लाइन, मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो एक कविता याद आती है। वो 4 लाइन मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लगती है, कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार। और सर, अभी आपको लगभग 10 वर्षों का एक्सपीरियंस हो गया है सरकार के अंग के रूप में काम करते हुए। सर, क्या कुछ परिवर्तन आपको इन 10 वर्षों में देखने को मिले हैं? हाँ, बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। एक तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं की पहुंच हो गई है, लोग काफी सारी चीजें जानने लगे हैं। इसके अलावा समाज में शैक्षिक प्रतिशतता तो बढ़ी ही है, साथ ही उनके अंदर सचेतता भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है। और हर चीजों में, प्लानिंग्स में, योजनाओं में, हर एक क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति, मतलब कह सकते हैं बड़ा इंप्रूवमेंट आया है समाज में। शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ा है, प्रशासन का स्तर बढ़ा है, लोगों की प्रशासन तक पहुंच आसान हो गई है। इंटरनेट ने महती भूमिका इसमें निभाई है। अच्छा सर, इसमें एक लाइन आती है कि सरकार की आम जनमानस तक पहुंच और आम जनमानस की प्रशासन तक पहुंच, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब तो काफी आसान हो गया है। बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां से जनता भी प्रशासन तक बड़े आराम से पहुंच रही है। जैसे कि आईजीआरएस एक सेगमेंट आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। कई बार जनता की कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो समस्याएं मान लीजिए किसी कारणवश कार्यालय में जाते हुए ना पूरी हो पाती हो, तो वो आईजीआरएस पोर्टल पर एक शिकायत के माध्यम से या अपनी समस्या का उल्लेख कर सकता है। और जिसमें इस तरीके की व्यवस्था एट प्रेजेंट बनी हुई है कि संबंधित स्थल पर जाकर अधिकारी को अपनी रिपोर्ट लगानी होती है, उस समस्या का समाधान करना पड़ता है। और न सिर्फ समस्या का समाधान करना पड़ता है, बल्कि शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेकर के भी उसमें फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक का भरने का भी ऑप्शन है, उसको फिलअप करना पड़ता है। और जब तक शिकायत का समाधान नहीं हो जाता, तब तक जब तक वो संतुष्ट नहीं होता शिकायत करता, तब तक ऑफिस उसमें लगा रहता है। इसके अलावा सूचना का अधिकार है, जैसे आप मान सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम कोई भी आम आदमी किसी भी सरकारी विभाग से एक 10 रुपए का अपना शुल्क अदा करके कुछ सूचनाएं ले सकता है, एक सीमा तक। कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं जो ऑफिस देने को बाध्य नहीं है।
सर देश युवाओं का है और विश्व में सर्वाधिक युवा हमारे भारत देश में है। सर युवाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? युवाओं को लेकर के कहना चाहूंगा कि युवा एक एनर्जी सिंबल है। तो देश युवाओं का है, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे देश में कि युवा देश को लेकर के वैश्विक पटल पर भारत को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जा भी रहे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या इंटरनेट का क्षेत्र हो। आज बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी सारी कंपनियां हैं जिसके सीईओ भारतीय हैं। ऐसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट ने बहुत इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू किया है, वैश्विक पटल पर काफी ऊंचाई को लेकर के गई हैं, एक स्थान दिलाया है भारत को। और शिक्षा के क्षेत्र में भी तो कह सकते हैं कि युवाओं का एक अच्छा भविष्य है। वर्तमान में भी युवा अच्छा कर रहे हैं। बस कुछ एक चीजें मैं जो देखता हूँ सोसाइटी में, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं युवाओं में, जैसे नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है। ये एक मेजर इशू है समाज को। इसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के पालन पोषण में उनको ये विशेष रूप से देखना बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए। हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं युवाओं में, ये एक मेजर इशू है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि शायद बेरोजगारी को भी आप एक समस्या आप मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी समाधान है। जैसे युवाओं को भी यह चीज सोचनी चाहिए कि शासन प्रशासन के पास भी हो सकता है कि सभी को देने के लिए सरकारी नौकरी ना हो, तो वो एक स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने भीतर, स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। कौशल विकास का एक अलग विभाग ही है, तो वहां से जा करके आप अपने अंदर कुछ ऐसा हुनर पैदा कर सकते हैं जिससे आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, तो अच्छा भविष्य है भारत का। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी और जिला युवा कल्याण प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इन दोनों में क्या कुछ फर्क देखने को मिला 10 वर्षों में? जैसे होता क्या है कि जब आप शासन के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाएं भी आपको मर्यादा में भी रहना पड़ता है। और बहुत सारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा फिर भी मैं व्यक्तिगत जीवन को तो एंजॉय करता हूँ। और मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्तिगत जीवन को अगर आप खुशहाल तरीके से एंजॉय करें और अपने व्यक्तिगत जीवन को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, और अपने अंदर की हॉबी को भी समय दें और थोड़ा फैमिली को भी समय दें, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ आपका उससे व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनता है, बल्कि कहीं ना कहीं आपका जो सार्वजनिक जीवन है या पब्लिक जो लाइफ है आपकी, या आपकी नौकरी का जो काम है, वो भी आसान होता है, क्योंकि आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होती, और पूरे मनोयोग से तब आप काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों जीवन जो है, चाहे आपका प्रशासनिक अगर आप तबके से जुड़े हैं तो आपका जो पब्लिक लाइफ है वो, या फिर आपका प्राइवेट लाइफ है, अगर दोनों का बैलेंस आपका अच्छा है तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे दोनों जगह। सर केंद्र और राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना है जो अभी युवा लोगों को लेकर चल रही हो, उसके बारे में कोई जानकारी? मतलब मेरे विभाग को? हाँ, आपके विभाग के द्वारा। हमारे विभाग में जैसे युवा कल्याण जो फर्स्ट हाफ है, पहले वो मैं बता देता हूँ। युवा कल्याण में जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का काम रूरल एरियाज में हमारा मुख्य काम है, तो उसमें स्टेडियम्स हम ग्रामीण अंचल में बनवाते हैं। और अगर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि 3 एकड़ की अगर समतल भूमि है, जो बंजर भूमि हो, और अगर उसका प्रस्ताव हमारे विभाग को प्राप्त हो कि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जा सकता है, तो एक ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण हम लोग करते हैं।
उसका प्रपोजल हम भेजते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और उसके बाद शासन में बजट की उपलब्धता के आधार पर उसमें कोई अड़चन ना हो तो फिर अगर स्वीकृति प्राप्त होती है तो वहां पर स्टेडियम का निर्माण कराते हैं। इसके अलावा अभी मैंने एक मंगल दल जो आपको बताया था कि एक ग्रुप हमारे यहाँ गांव में होता है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारे काम कराते हैं, प्लांटेशन का काम कराते हैं, वृक्षारोपण का काम कराते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, और स्वच्छता पखवाड़ा चलाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उनको भी सक्रिय करने के लिए हमारे यहाँ 2 योजनाएं चलती हैं। एक तो खेल की प्रोत्साहन योजना है, जिसमें हम उनको कुछ खेल के उपकरण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, और चेस्ट एक्सपेंडर है, और नेट है। जो महिला मंगल दल है उनमें लड़कियों के लिए स्कीपिंग रोप भी है, रस्सी। तो उसका ये है कि वो अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रख सकते हैं और अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरी योजना है उसमें युवा कल्याण में विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना, जिसमें हमारे यहाँ जो भी ब्लॉक स्तर पे सबसे अच्छा मंगल दल जो काम करता है इन क्षेत्रों में, उनकी मार्किंग होती है। उसकी भी एक कमेटी है, खंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन आता है प्रस्ताव के रूप में हमारे पास जनपद में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसमें वो अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य सचिव हूँ, और एक कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होता है। तो वो कमेटी जितने भी ब्लॉक से हमारे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, अच्छा काम जिन मंगल दलों ने किया है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। तो खंड स्तर पर जो मंगल दल चयनित होता है उसको 5,000 रुपए की धनराशि उसके खाते में भेजी जाती है, और जो जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको 20,000 रुपए की धनराशि विभाग द्वारा दी जाती है। 20,000 की धनराशि हम एक युवक मंगल दल को भी देते हैं, और एक सर्वश्रेष्ठ महिला मंगल दल को भी 20,000 रुपए की धनराशि देते हैं। अच्छा सर, यहाँ एक दो नए शब्द निकल के आए हैं कि युवक मंगल दल और महिला मंगल दल। तो क्या सर ये मंगल दल गठन करने के लिए क्या पीआरडी जवान होना जरूरी है या कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी हो सकता है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के जो यूथ हैं, हर एक गांव में कम से कम हमको एक युवक मंगल दल और एक महिला मंगल दल का गठन करना ही होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर। अभी फर्स्ट फेज में ग्राम पंचायत स्तर पर भी है, पर ही है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो हम रेवेन्यू विलेजेस में भी, राजस्व गांव में भी इनका गठन कर सकते हैं। और एक्चुअली मंगल दल की जो उपयोगिता है वो यह है, वो भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या रोल है इनका। होता क्या है कि कई बार केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं, अब तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, नेट है, तो सबकी पहुंच भी है, गांव तक भी सबके पास मोबाइल है हाथ में। लेकिन एक समय था कि योजनाएं जो लॉन्च होती थी, भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, तो गांव के उस जगह तक पहुंचना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता था। कम्युनिकेशन अपेक्षाकृत कम। तो उसका एक कई बार ये समस्या आ जाती थी कि जिस ग्रेविटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ प्रोग्राम लॉन्च होता था, ग्रामीण अंचल तक जाते जाते उसका फीडबैक उस प्रतिशतता के रूप में नहीं आता था। तो इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा ये काम किया कि गांव के ही लोगों को, और वो भी युवा वर्ग को जो एनर्जेटिक होता है, तो उनका एक ग्रुप बनाया, जिसको एक बालकों का ग्रुप बनाया, मतलब बॉयज का, एक गर्ल्स का। तो जो बॉयज का बनाया उसको युवक मंगल दल कहा गया, जो गर्ल्स का बनाया या फीमेल्स का बनाया उनको महिला मंगल दल कहा गया। तो इनका काम यह होता था कि जैसे हमारा विभाग है, ये जुड़े हुए ग्रुप्स रहेंगे सारे ग्राम पंचायतों में। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ श्रावस्ती में 397 ग्राम पंचायतें हैं, तो 397 युवक मंगल दल रहेंगे, 397 महिला मंगल दल रहेंगे, और ये मंगल दल हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। बीच बीच में हमारा विभाग इनकी ट्रेनिंग भी कराता है, जिसमें विकास सेटअप के जुड़े हुए जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो मनरेगा हो या समाज कल्याण अधिकारी हो या पेंशन के और भी सारे जो प्रोबेशन अधिकारी हो या पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हो, तो इन लोगों के माध्यम से एक कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो बहुत सारी योजनाएं जो विकास सेटअप की हैं वो इनको बताया जाता है,
और यही योजनाओं को ये प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग लेते हुए, उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए अपने ग्राम पंचायतों में जाते हैं सॉरी, और उनसे जुड़े हुए लोग जो गांव के अन्य लोग हैं, अगर वृद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, तो उसकी जानकारी हमारे कार्यशाला में लेते हुए फिर अपने गांव में जाके बताते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि उनको आसानी से पेंशन मिल सके। मनरेगा कैसे संचालित होती है, क्या काम होता है, कितना मजदूरी दर है उनका, ये क्या क्या काम वो कर सकते हैं, उनका पेमेंट कैसे होता है, इन सारी जानकारी ये यहाँ पर कार्यशाला के माध्यम से लेते हैं, अपने गांव में बताते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि ये मंगल दल जो है, इनका मुख्य काम यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी लेना, उनको अपने गांव में जाकर के, इनका कार्यक्षेत्र भी उनका अपना गांव ही है, कहीं अलग नहीं जाके इनको काम करना है, अपने गांव अपने लोगों के बीच अपने लोगों के ही बीच में आराम से इनको बता सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक तो इनका कम्युनिकेशन आसान रहता है क्योंकि ये वहीं के हैं, और दूसरी चीज है कि बड़े अच्छे से बता ले जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ा है। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग थी, मतलब जो कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है या जो योजना लॉन्च हो रही है, उसका फीडबैक भी काफी बेहतर अब आ रहा है, उसमें मंगल दल ने भी महती भूमिका निभाई है। ये है। और सर एक वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोबाइल एक अभिशाप के रूप में या फिर एक, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में। मैं समझ गया, एक आशीर्वाद के रूप में एक्चुअली हाँ, अभिशाप या वरदान के रूप में। उसमें देखिए हम अभिशाप के रूप में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें इन्वेंट हुई हैं, जितने भी चीजों का आविष्कार हुआ है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। आप अपने यहाँ मतलब सिलेंडर गैस से खाना बनाते हैं, खाना बनाने में उसका यूज है, अगर आप उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है, रोशनी के लिए इन्वेंशन हुआ, हमारे पास एनर्जी के लिए इन्वेंशन हुआ, हम गर्मी में ठंडी हवा खा सकते हैं पंखे के माध्यम से, एसी के माध्यम से, कूलर के माध्यम से, रेफ्रिजरेटर है, पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो अच्छाई के लिए हुआ है, लाइफ को आसान बनाने के लिए हुआ, कंफर्टेबल बनाने के लिए हुआ है। लेकिन अब उसके प्रिकॉशंस जो है, उसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी लिमिटेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हार्मफुल भी हो सकता है। तो ऐसे मोबाइल भी है। मोबाइल को अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो मोबाइल से आज आप क्या नहीं कर सकते हैं। मोबाइल से आप बिजनेस कर सकते हैं, मोबाइल से आप विभिन्न सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें ऐसे ऐसे मित्रों से आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो 10-20 साल पुराने मित्र आप किसी कारणवश आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो मोबाइल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोबाइल से आप बिजनेस कर सकते हैं, मोबाइल से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, मोबाइल से आप न्यूज को में अपडेट हो सकते हैं, मोबाइल से आप अपने समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में बड़े आराम से जान सकते हैं। उसकी लिमिटेशन जो मुझे अभी वर्तमान परिदृश्य में नजर आ रही है, एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे नजर आ रहा है कि मोबाइल में व्यक्ति उतना समय दे रहा है जितने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो साधन है, उसको साध्य के रूप में आप न लें, और मोबाइल को जितना यूज आपका प्राइमरी यूज है उसको उसी स्तर तक यूज करें, अन्यथा फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको इतनी मोबाइल की लत लग गई है कि वो मानसिक विकलांगता का शिकार हो गया है। तो थोड़ा सा मोबाइल की अपनी लिमिटेशन भी है, इसको भी थोड़ा सा युवा वर्ग को ध्यान रखना चाहिए। सर एक हम आपके विभाग से क्वेश्चन लेंगे, ये आए कभी ना कभी मार्च या फरवरी माह में एक हुनर प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया जाता है, वो उसका सर क्या उद्देश्य रहता है? पुनर्प्रशिक्षण मीन्स जब, हाँ, पुनर्प्रशिक्षण हमारे यहाँ होता है पीआरडी जवानों का। पीआरडी जवानों को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए, उनका टर्नआउट अच्छी रखने के लिए, उनको वर्दी धारण करना है कैसे, पहनना कैसे है, उसको सिखाने के लिए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, कभी आपदा आ जाए तो पीआरडी बल जो है वो कैसे काम कर सकती है, इसको करने के लिए हम पीआरडी पुनर्प्रशिक्षण का आयोजन विभाग द्वारा किया जाता है।
अभी फिलहाल ये मंडल स्तर पर ही है, जिसमें 15 दिन का एक हमारा पुनर्प्रशिक्षण होता है, जिसमें विभिन्न विभागों से मतलब आपदा से, अग्निशमन विभाग से या पुलिस विभाग से, यातायात से आकर के वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और उनका शारीरिक रूप से भी उनको फिट रखते हैं। उनको उनकी पीटी कराई जाती है, उनको योगाभ्यास कराया जाता है, उनका परेड कराया जाता है और उनकी वर्दी का टर्नआउट बेहतर रखने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये अभी मंडल स्तर पर हमारे यहाँ होता है। एक हमारे यहाँ जनपद में इस समय मासिक रिफ्रेशर परेड भी आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार को रोस्टराइज वे में, जैसे जितने हमारे हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे जितने जवान होते हैं उनको कंपनी कहा जाता है पीआरडी की भाषा में। तो उसमें हर एक कंपनी को हम लोग रोस्टर वे में प्रत्येक शुक्रवार को, हमारे यहाँ जो ब्लॉक स्तर के हमारे अफसर होते हैं बीओ पीआरडी, वो उनका उनका वर्दी सही करने के लिए, उनको उनका परेड सही करने के लिए, उनका वर्दी टर्नआउट सही करने के लिए हर एक शुक्रवार को, मतलब हर एक कंपनी का माह में एक शुक्रवार को उनको बुलाया जाता है एक स्थान पर, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है, उनको योगाभ्यास कराया जाता है, वर्दी पहनने के बारे में बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सर, किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका विभाग काम करता है? हमारा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करता है विभाग, लेकिन हमारे यहाँ कई बार 2 मंत्री भी होते हैं, जैसे युवा कल्याण मंत्री इस समय माननीय श्री गिरीशन यादव सर हैं, और एक पीआरडी मंत्री भी कई बार होते हैं, और कई बार जैसे वर्तमान में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ही हमारे पीआरडी का। अच्छा सर, अभी एक आप ही के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई कि आप के विभाग के द्वारा मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाता है। अभी तक सर आपके अंतर्गत लगभग कितने स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे कराया? मतलब मैंने कहाँ कराया, जैसे बलरामपुर में हम एक पचपेड़वा ब्लॉक है, वहां पर एक ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण मेरे द्वारा कराया गया है। इसके अलावा श्रावस्ती में अभी परेवपुर गिलौला ब्लॉक जो है, वहां पे परेवपुर एक ग्राम पंचायत है, वहां पर भी उसका निर्माण कार्य स्टेडियम का प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा बाराबंकी में भी, जहां मुझे एडिशनल चार्ज है, वहां पे मैंने 2 जमीनें जो अभी देखी हैं, अभी चूंकि मुझे बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं उसका एडिशनल मिले हुए, 1-2 जमीनें वहां पे भी देखी गई हैं, तो उसमें भी हम लोग प्रस्तावित करेंगे। इसके अलावा गोंडा में भी नंदिनी नगर में एक युवा कल्याण विभाग का स्टेडियम है, उसमें भी प्रस्ताव हम ही ने कराया था। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के दिया। सर, युवाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम सभी की उम्र की कुछ फेजेस होते हैं। बचपन में हम शारीरिक रूप से बहुत सक्षम नहीं होते, मानसिक रूप से बहुत सक्षम नहीं होते। फिर अगर वृद्धावस्था की फेज की बात करें तो वहां हमारे पास अनुभव बहुत होता है, हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत भी होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कई बार हम अक्षम होते हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती कि हम कुछ कर सकें। लेकिन हमारे लाइफ का जो युवा वाला जो फेज होता है, वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें आदमी शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है, और अगर वो अपने लाइफ में किसी गोल को लेकर के, किसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ा है, तो सिस्टमेटिक वे में अगर बढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है, या कोई अच्छी सी स्किल डेवलप की है, या किसी भी क्षेत्र में उसने अगर अच्छा किया है, तो उस समय बहुत ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है। युवा अवस्था जो होती है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति का जो वह फेज होता है लाइफ का, उसमें वो शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है। वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत बेहतर कर सकता है। और मैं बार बार एक चीज, कभी भी जब हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, या अन्यत्र भी कई जगह इंटरव्यू जहाँ पे हमने दिया है, एक चीज हमेशा कहता हूं कि समाज का भविष्य, देश का भविष्य युवाओं के ही हाथों में है। कोई परिवर्तन होता है युवा वर्ग ही करता है, आगे भी परिवर्तन होंगे, युवा वर्ग ही वह परिवर्तन करेगा। बस एक उसको चीज ध्यान रखनी है
कि इस अवस्था को व्यर्थ न जाने दें, किसी गलत डायरेक्शन में न जाने दें, कहीं कोई ऐसा दुर्व्यसन ना अपने अंदर पाल लें जिससे आपका जीवन कठिन हो जाए। शरीर को बहुत स्वस्थ रखें, मन को बहुत स्वस्थ रखें, अपने जीवन के उद्देश्य को निश्चित करें, ईश्वर का स्मरण करें, पूरी ताकत लगाएं, खूब आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही समाज बढ़ेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। इतना ही सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने थैंक के यू, लिए। आपने बुलाया इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।